तो लगातार बड़ी कवरेज जारी है, बड़ी कवरेज इजराइल ईरान युद्ध, जिसमें इजराइल और अमेरिका का ये ज्वाइंट ऑपरेशन ईरान के अंदर लगातार बड़े अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। इस समय इस वक्त की बड़ी खबर है, राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत की है, दोनों ने युद्ध के ताजा हालात पर लेकर बातचीत की है। जाहिर सी बात है, जो ईरान ने रिएक्ट किया है उस पर भी बातचीत हुई है। ये तस्वीर सामने आई है फोन पर बातचीत करते हुए। इससे पहले ट्रंप ने कहा कि हथियार डालें, IRGC के लोग, सत्ता परिवर्तन हो, ये अल्टीमेट टारगेट है। यही बात नेतन्याहू की ओर से भी कही गई है। लेकिन सवाल यह कि ये युद्ध जाकर कहां रुकेगा। 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ है, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह है और कमोडोर जीजे सिंह है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल हिमांशु, क्या बातचीत हुई होगी ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जिस तरह के युद्ध के हालात हैं, शायद अमेरिका और इजराइल ने इराक की जो ताकत है उसको कम करके आंका था। तो जिस तरह से युद्ध पूरी खाड़ी में फैल गया है और जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है, मुझे लगता है कि इनको हालत इस समय गंभीर लग रही होगी। देखिए, हम कह सकते हैं कि इजराइल के पास आयरन डोम है, लेकिन जो बाकी अमेरिका के जो एयर बेसिस हैं, जहां पर इन्होंने थार्ड और पेट्रियट मिसाइल्स रखी थी, वहां पर अगर हम देखें तो बहरीन की जो जो फ्लीट है अमेरिका की, वहां पर नुकसान देखा गया है। और कई जगह जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में, उसमें दिखाया जा रहा है कि जो ईरान का पलटवार है वो बहुत भीषण है। तो कहीं ना कहीं जो देखिए इजराइल का पैटर्न है वो बड़ा नोन सा पैटर्न है कि दे डिवाइड, जो अमेरिका और इजराइल है ये डिवाइड करके युद्ध करते हैं। ईरान पे जब पिछली बार भी हुआ था तो इजराइल ने टारगेट किया था इनके हेड्स को, और वही इस बार भी रहा है कि जो इनके चाहे खामेनेई का कंपाउंड हो या स्कूल कॉलेजेस हो, उस पे इन्होंने हमला किया है। और जो बाकी जगह है वहां अमेरिका की तरफ से हमला हुआ है। तो ये बड़ा प्रिडिक्टेबल सा पैटर्न था। लेकिन इन्होंने शायद जो ईरान एक स्टैंडिंग मिलिट्री पावर वहां पर सेंट्रल एशिया में है, उसको मिडिल ईस्ट की जो एक बड़ी पावर है उसको कहीं अंडर एस्टिमेट किया था। तो जिस तरह से मिसाइल बराजेस आए हैं, ड्रोन्स उनके अभी एक्टिवेट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी चिंताएं बढ़ी हैं। और अभी अगले 48 घंटे में मुझे लगता है पूरी ताकत ईरान इसमें झोंक देगा, क्योंकि ये आर और पार की लड़ाई होगी। तो शायद इसको लेके कुछ आगे की इनकी रणनीति बन रही है। कैप्टन श्याम, ये आर पार की लड़ाई होगी या फिर कोई सॉल्यूशन निकलेगा, बीच का रास्ता निकलेगा जैसा पिछली बार निकला था? जय हिंद, शरण वरुणा। देखिए, ये लड़ाई पिछले लड़ाई से अलग है। ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि हम खामनेई को मार देंगे अगर वो नहीं मानते, हमारे टेबल पे बात नहीं करते ठीक से तो। और 3-4 महीने से उन्होंने अपने नेवल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट करी। मैं एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट हूं, मुझे पता है एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय करने के लिए कितनी प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अब्राहम लिंकन को जब लाना है साउथ चाइना सी थे 4 डिस्ट्रॉयर्स के साथ, अल्ब्रुक क्लास के जो उनके फाइनेस्ट डिस्ट्रॉयर हैं, और कैरेबियन से जेराल्ड फोर्ड को जो वापस जा रहा था 8-9 महीने की डिप्लॉयमेंट के बाद, अमेरिकन कैरियर की हिस्ट्री में 9 मंथ से बड़ी कोई डिप्लॉयमेंट नहीं हुई है, क्योंकि क्रू जो 4000 का है मेंबर, और एयरक्राफ्ट और जो फटीग्स और स्ट्रेस होते हैं वो काफी होते हैं। तो ये बड़ी सच्ची नीति प्लानिंग के साथ अमेरिका ने ये फोर्सेस किए हैं। और रही बात ये भीषण अटैक जो आप देख रहे हो पहले दिन 8 कंट्रीज पे, ये भी सोची समझी नीति के तहत ये खामेनेई ने कहा था कि अगर आप अटैक करोगे तो हम दूसरे तुम्हारे मिडिल ईस्ट के बेसिस पे अटैक करेंगे। तो देखिए, पिछली बार लड़ाई इजराइल और ईरान में हुई थी, इस बार की जो लड़ाई है वो इसलिए इधर गल्फ वॉर में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उसने ये भी कहा है कि मैं ऑयल को अफेक्ट करूंगा। ऑयल को अफेक्ट करने का मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अफेक्ट करना और पूरे वर्ल्ड को घुमाना और इकोनॉमी को प्रभावित करना। इसीलिए ईरान ने एक सिग्नेचर अटैक करके, बहुत घमासान अटैक नहीं किया है, सोवरेनिटी को चैलेंज कर दिया है। 8 देशों के मुस्लिम कम्युनिटी को साथ में लाने की कोशिश, और यूनाइटेड नेशन में गुहार भी लगा दिया है कि जीजे सिंह मैं आऊंगा। ये सोवरेनिटी को चैलेंज करके क्या वो साथ आ जाएंगे या फिर ईरान के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे? इसको लेकर अलग अलग बातचीत। हाँ कैप्टन शाह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कहीं नहीं जाएंगे ये लोग, सिर्फ डिप्लोमेटिक बातें करेंगे। और अमेरिका ने इनको कह रखा है कि तुम कुछ मत करो, तुम्हारे मिलिट्री टारगेट को ये मारेंगे, देश सावधान रहे, किसी को कुछ नहीं हो। कुछ लोग तो कोलेटरल डैमेज में मरेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ बड़ा संबंध है इस देशों का, इसलिए सोची समझी नीति है। ये एक तरीका है जो वर्ल्ड को प्रभावित करने का तरीका है, ताकि वॉर रोके। हालांकि इससे कुछ होगा नहीं, लंबे चलेगी बात अभी। ठीक है।
एक बड़ी खबर है ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, मैं सिर्फ ईरान के लोगों की आजादी चाहता हूं। ये बात ट्रंप बार बार कह रहे हैं और रिजीम चेंज की बातचीत बार बार हो रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, ट्रंप का बयान, डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि लोगों की आजादी चाहते हैं, लोगों के साथ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर जिसकी चर्चा हो रही थी, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है। जंग के बीच ईरान का बहुत बड़ा फैसला, और जो शुरुआत से चर्चा हो रही थी कि इसके असर क्या क्या होंगे। जीजे सिंह, आपकी टिप्पणी इस बड़ी खबर पर। देखिए, सबसे पहले आपका जो पहला पार्ट था कि ये इस्लामिक देश में क्या हो रहा है, उसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो पूरी तरह यूनिफाइड नहीं है। इसके अंदर भी डिवीजन है, शिया कंट्रीज और सुन्नी कंट्रीज। एक ईरान शिया देश है और दूसरे देश जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, जॉर्डन हुआ, ओमान हुआ, जो दूसरे कतार, छोटे बहरीन, ये सुन्नी हैं। तो इनके आपस के अंदर डिवीजन है। और जितना ये दूसरे कंट्रीज जैसे जॉर्डन हुआ, जहाँ कतार हुआ, इनके जितनी फोर्सेस हैं वो सभी वेस्टर्न ट्रेंड हैं। वो तो जा तो इंग्लैंड में सैंडर्स के अंदर, जहाँ फिर अमेरिका के अंदर ट्रेंड होती हैं। उनके ऊपर पूरा अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। वो कभी भी जाकर ईरान के साथ खड़े नहीं होंगे, जो एक कट्टरपंथी मेंटालिटी, मानसिकता रखता है और जिसने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा है, जिसके अगेंस्ट दूसरे कंट्रीज भी हैं। दूसरी रही बात आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, मैं कई बार इसको क्रॉस किया है ड्यूरिंग माय नेवल एज वेल एज मर्चेंट नेवी के अंदर जब रहा हूं मैं, काफी बार इसको क्रॉस करके हमने ऑयल लिया है ईरान से। मैं सर आता हूं, जो बड़ी खबर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला, ये एक बड़ा डिसरप्शन पैदा करेगा। इसके असर पर हम बातचीत करेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देता हूं। छोटी सी रिपोर्ट यह है कि जो हमले हुए अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान के कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई में अमेरिकी बेस को टारगेट बनाने से साफ हो गया कि अब यह सैन्य टकराव सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान या इजराइल बनाम ईरान नहीं रहा। यह एक बारूदी आग बन चुकी है जिसकी लपटें पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेने वाली हैं और उसके असर दिखने शुरू हुए हैं। लेकिन यह सवाल सिर्फ इतना भर भी नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या ईरान दबाव में झुकेगा या फिर पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग की ओर धकेल देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला क्या एक नई जंग की शुरुआत लग रहा है जिसमें ईरान नौसैनिक हस्तक्षेप करे। ईरान के साथ इस जंग में साथ देने वाले कौन कौन है? प्रॉक्सी नेटवर्क से लेकर रशिया और चीन भी क्या इसमें ईरान के साथ आएंगे या फिर सिर्फ बयानबाजी होती रहेगी? और इस बीच एक और बड़ी खबर है, दुबई में ईरानी ड्रोन के अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो ट्रिगर पॉइंट है वो और तेज हो रहा है। शाहिद 136 ड्रोन से अटैक की खबर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन अटैक के बाद इमारत में आग लग गई। ये दुबई की तस्वीर है और ये बड़ा धमाका था। दुबई बड़ी इमारतों के लिए जाना जाता है, एक जबरदस्त शहर। ईरानी कामिकाजी ड्रोन है शाहिद 136, यानी आप इसे सरल भाषा में समझिए, आत्मघाती ड्रोन है। लंबी दूरी के हमलों के लिए इसे डिजाइन किया गया है, कम लागत होती है और सटीक अटैक करता है और काफी प्रभावशाली होता है। इसलिए टारगेट दे दीजिए और उसके बाद इस टारगेट पर जाकर ये खुद को डिस्ट्रॉय करेगा और खत्म कर देगा उस टारगेट को। इसीलिए कामिकाजी ड्रोन कहते हैं, आत्मघाती ड्रोन इसे कहते हैं। इसकी रेंज 1000 से 2500 किलोमीटर तक होती है और इसकी स्पीड भी ठीक ठाक होती है और अपने साथ ये 30 से 50 किलोग्राम तक का वॉरहेड लेकर जा सकता है शाहिद 136 कामिकाजी ड्रोन। और उसी के जरिए दुबई के चमकते शहर में ये धमाका किया है ईरान। इस बीच एक और बड़ी खबर है, कुवैत में भी ईरान का हमला जारी है। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर कई ड्रोन दागे हैं। तो अभी तो थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी कि क्या एकजुट आएंगे सभी मुमालिक, तो ऐसे हमले होते रहे तो कहां से आएंगे? ये बात मैं कैप्टन शाम से पूछूंगा। कैप्टन शाम, ऐसे ही हमले होते रहे तो कहां से मुमालिक सब साथ आएंगे? देखिए,
जहां तक इनकी बात है, हमले तो लगातार करेगा ही, क्योंकि उन्होंने एक इंटेंशन के साथ, बड़ी सोची समझी नीति के साथ लंबे समय से अपने फोर्सेस को डिप्लॉय किया। 19 एयर बेसेस, बहरीन का उनका नेवल बेस, 40,000 से ज्यादा सैनिक, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया में भी जो 2,500 सैनिक हैं वो भी हैं, जिनके ऊपर भी अटैक हुआ है। इराक में भी अटैक कर दिया, जहां तक उनका लॉजिस्टिकल एंड ट्रेनिंग एंड इंटेलिजेंस बेस है जो नाटो को सपोर्ट करता है। तो एक तरह से करीब करीब हर जगह हाथ डाल दिया है ईरान ने, और पहले ही दिन डाल दिया है। ध्यान रहे, पिछली बार के युद्ध में कतार का अटैक लास्ट डे हुआ था, और उसके बाद हालांकि कोई क्षति नहीं हुई, और सिग्नेचर अटैक हुआ था, मिसाइल का टुकड़ा दिखाया गया था, अगले दिन युद्ध बंद हो गया था। तो वहां से आज तक की जो लंबी, काफी पानी बहा है ब्रिज के अंदर, और बहुत सारी चीजें सोची है अमेरिका ने, और उसके बाद अटैक किया। पाकिस्तान को उलझाया हुआ है, पाकिस्तान में भी लॉन्च पैड रखा हुआ है ईरान के लिए। ये तस्वीर एक बार फिर से आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी है। दुबई में किस तरीके से कामिकाजी ड्रोन से अटैक किया गया है, तेजी से ड्रोन उड़ता हुआ आया, शायद 136 कामिकाजी ड्रोन, और इसने अपने टारगेट को धमाके के साथ उड़ा दिया। और जाहिर सी बात है ये तस्वीरें खौफ पैदा करेंगी, और दुबई भी ये सोचेगा कि आगे इस मामले में क्या किया जाए। खास तौर पर ये डिजाइन और इस ड्रोन की चर्चा आगे भी होगी। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, एक तो इस तस्वीर को देखकर दुबई में इस तरीके से शायद 136 शहर के बीचों बीच ये हमला, तो ये खौफ पैदा करने के लिए है, पहली चीज। दूसरी चीज है, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर लौट कर आना चाहूंगा। क्या ये एक बटन दबा रहा है ईरान, डराने के लिए, धमकाने के लिए, या फिर ये दाव उसका उल्टा पड़ेगा क्योंकि वहां पर अमेरिका की वॉरशिप्स वहां पर तैनात है। 20% ग्लोबल ऑयल इस रूट से होकर गुजरता है, 20% एलएनजी भी इस रूट से होकर गुजरता है। जाहिर सी बात है इससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, वैश्विक मंदी की बातचीत, और अगर इस रूट को खोलना पड़ता है तो अमेरिका सीधे इसमें हस्तक्षेप करेगा क्योंकि उसके वॉरशिप्स वहां पर मौजूद है, और फिर समुद्र में लड़ाई शुरू होगी ईरान और अमेरिका के बीच में आमने सामने। ओके राकेश जी, आपका पहला पॉइंट देखिए, ये जो युद्ध का नियम होता है उसमें कहते हैं स्ट्राइक फर्स्ट एंड स्ट्राइक हार्ड। तो स्ट्राइक फर्स्ट ईरान ने नहीं किया था, क्योंकि वो पहले से कह रहा था कि हम बातचीत से कोई हल निकालना चाहते हैं, और इजराइल इस युद्ध के लिए बहुत ज्यादा उतावला था। लेकिन क्योंकि अब पलटवार ईरान ने किया है, और उसने इनको चेताया था, धमकी नहीं दी थी, उसने चेतावनी दी थी बहुत सीधी कि अगर हम पे युद्ध होता है तो वो जहां पे अमेरिका के बेसिस हैं वहां हमला करेंगे। देखिए, जब शांति होती है तो ये डिफेंसिव का काम करते हैं, लेकिन यही सिटिक डक बन जाते हैं जब युद्ध की स्थिति होती है। ईरान वही कर रहा है जो उसने इनको पहले चिताया था। दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इससे पहले भी ईरान उसको एक बार पहले भी ब्लॉक कर चुका है, जहां उसने नेवल माइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डाली थी, बाद में ब्रिटिश नेवी ने उसको आके निकाला था। ये कोई धमकी नहीं है, ये ईरान चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो ब्लॉक करे, जैसा उसने भी कुछ दिन पहले अपनी जो ड्रिल थी उसके लिए उसको टेम्पररी ब्लॉक किया था, लेकिन वो करेगा, क्योंकि जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल पे भी वो बहुत सारे कंट्रीज मिलकर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। ये अलग बात है कि ट्रंप मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो अलग चीज हो गई। लेकिन देखिए, यहां पर जो पूरा व्यापार है मिडिल ईस्ट का, वो तेल का व्यापार है या टूरिज्म का व्यापार है, उसके अलावा उनका कोई व्यापार वहां है नहीं। और अगर ये सारी कंट्रीज की इकोनॉमी पे बात आ जाती है, अगर पैसा ही नहीं आएगा तो ये सस्टेन कैसे करेंगी? तो ईरान सिर्फ नब्ज नहीं दबा रहा है, उसको पता है कि ये सच में एक जुगुलर वेन है, तो जिसको दबा, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेप है, साइकोलॉजिकल वॉर है ईरान की ओर से कि देखो हम इस नस को दबाएंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। देखिए, ईरान जरूर उसके ऊपर कोशिश कर रहा है कि अपने कंट्रोल में रखे, उसने जैसे अभी ब्लॉक किया है, मगर इसके ब्लॉक को जो नेवल ताकत वहां पे खड़ी हुई है, जो अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप पूरा खड़ा हुआ है, इसके हाथ को उठा देगा। तो इसकी जो नेवल पावर है ईरान की, उसका तहस नहस करना तय हो चुका है। अभी तो आप सिर्फ कुछ घंटे से ये वॉर शुरू हुई है, अभी वॉर आगे बढ़ेगी। अभी पूरे कार्ड्स अमेरिका ने दिखाए नहीं है, अभी तो उन्होंने सिर्फ टेस्ट किया है। पहले जैसे मैंने मेरा ख्याल आपके प्रोग्राम के ऊपर भी कहा था कि ये जो पहले अटैक किया है इजराइल ने, इनको थोड़ा सॉफ्टन करने के लिए, सॉफ्टमैन नरम करने के लिए, और इनकी ताकत क्या है, क्या मिसाइल मारते हैं, क्या ये ड्रोन छोड़ते हैं, क्या इनकी गन पावर है, उसको एस्टिमेट लेने में। और अभी वॉर जो है
अभी 1-2 दिन के बाद जब फुल फ्लैश जाएगी, आप बहुत जल्दी देखेंगे कि जब ये कैरियर ग्रुप जो कि एक ताकत होती है, जिसके साथ सिर्फ कैरियर अकेला जो है वो मूव नहीं करता, उसके साथ दूसरे शिप्स भी होते हैं जो स्क्रीन डालते हैं, जिसके अंदर फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, मिसाइल क्रूजर और स्टेल्थ शिप्स होंगे, और वो इसकी गन पावर जो है उसको कंप्लीटली तहस नहस कर देंगे। ईरान का बुरा हाल होने वाला, मैं आपको पहले बता रहा हूं। और दूसरी बात रही कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की, ये इसको बरकरार रखेंगे, क्योंकि जितना ऑयल कतार से आता है, निकलता है, दुबई में है, जहाँ ये जितने देश आप बता रहे थे, सऊदी अरेबिया हुआ और ये जितने गल्फ का बहरीन हुआ, ये जो कंट्रीज हैं, ये गल्फ, पर्शियन गल्फ जो है उसकी जिसे कहते हैं वेस्टर्न साइड का तट है, उसके साथ है। ठीक है सर, मैं ये फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लौट कर आऊंगा, लेकिन कैप्टन श्याम, इस तस्वीर पर मैं चाहूंगा एक टिप्पणी आपकी भी। और पहले भी ईरान की ओर से ये कहा गया है और कुछ जगहों पर ऐसी भी खबरें चल रही है सोशल मीडिया पर कि ईरान ने यह भी कहा है कि ज़्यादा आगे बढ़े तो ये बुर्ज खलीफा को भी हम टारगेट करेंगे, और बुर्ज खलीफा वाले शहर में उसके पास इस तरीके का हमला, ये तस्वीर सामने आई है। तो ये तस्वीर भयावहता को दिखा रही है या फिर ये एक साइकोलॉजिकल वॉर, एक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करिए, दूसरी ओर इस चमकते शहर को टारगेट करिए, बुर्ज खलीफा वाले शहर को, ताकि फ्रेम में कैद हो, ये सारी बातें। बुर्ज खलीफा की जो बात है, एक तरह से ये साइबर वॉरफेयर का हिस्सा है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना एक प्रॉपर रियलिटी है, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही कर दी थी कि पूरा का पूरा वॉर जो चाहता है ईरान, वो फ्लैंक में गल्फ का जो एरिया है, फारस की खाड़ी का जो एरिया है, उस पर रखे। पिछली बार ये बहुत कुछ हो चुका है। उनका जो फ्रिगेट है और उनके जो कमांडर है, उनकी पूरी कहानी है, जो माइन सुपर माइन को हिट किया था उनके फ्रिगेट ने, और उनके 27 सेलर जब मरे थे और उसका बदला लिया था उन्होंने। इसके साथ साथ एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है, सारे FIR बंद है। याद होगा आपको, ईरान का 655 नंबर एयरक्राफ्ट गलती से अमेरिकन डिस्ट्रॉयर के द्वारा रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के साथ मार दिया गया था, जिसमें सारे सिविलियंस मर गए थे। नहीं कैप्टन श्याम, मैं फिर रोक रहा हूं सर, मैं चाहूंगा अभी ये तस्वीर इस समय की सबसे बड़ी तस्वीर है और इस तस्वीर पर चर्चा हो। इस फ्रेम में बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा के नजदीक ये ड्रोन अटैक हुआ है। बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी इमारत, हालात इतने बड़े मुश्किल हो रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ की सिक्योरिटी की अपनी अरेंजमेंट होगी, डिफेंस सिस्टम होगा जो इस इलाके को कवर कर रहा होगा, लेकिन इस ड्रोन ने चीट किया उस डिफेंस सिस्टम को। और देखिए ये संकेत बहुत बड़ा है। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सांकेतिक है, साइबर वॉरफेयर का हिस्सा है और एक तरह से वार्निंग शॉट है। कामकाजी ड्रोन अगर आप 300-400 छोड़ते हो और उसमें से एक भटकता हुआ कहीं चला जाता है तो वो अटैक कर सकता है। तो एक तरह से ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा माना जाएगा, वरना इतने बड़े शहर को और इस तरह से अटैक करना शायद वो गलती ना करे। ईरान का पूरा मन है ऑयल को डिस्टर्ब करने का, और ये सब डाइवर्जनरी फ्लैंक्स मान के आप चलिए। ये पिक्चर दिखाने से पूरे विश्व को खतरा लगता है। ये सब अमेरिका का बनाया हुआ है। ये सारे बेसिस, सारी प्रोस्पेरिटी और सारे सैनिक, सारे ट्रेनिंग या जितना भी आज मिडिल ईस्ट का ये जो गल्फ कंट्री जितने प्रोस्पेरिटी पे है, सब अमेरिका के कारण है। तो ये उस प्रोस्पेरिटी को एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं ईरान। हालांकि उनका मकसद इससे आगे बढ़ने का बिल्कुल नहीं होगा। मैं ये मानता हूं कि ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के द्वारा ठीक किया जाएगा। लड़ाई कंटेन करेगा अमेरिका कोलैटरल डैमेजेस की, इसको हम मान के चले। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि कोई कोलैटरल डैमेज ज्यादा ना हो, वरना विश्व का ध्यान आकर्षित होगा और ये देश प्रवोक हो जाएंगे और एक तरह से वो लड़ने लगेंगे आपस में, और यही ईरान चाहता है। ये ईरान ये चाहता है सर, लेकिन ये जो तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर बहुत बड़ी है। ओमान ने युद्ध विराम कराने के लिए तुरंत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाने की मांग की है। ओमान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद हालात बहुत बिगड़ सकते हैं, और तस्वीरें बता रही हैं कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसका असर पूरे इलाके पर पड़ सकता है, जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा अगर शुरुआत में कंट्रोल नहीं किया तो। ओमान ने यह भी कहा है कि हर देश को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इसके साथ ही सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के रास्ते पर लौटने की अपील भी की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत में लावरोव ने अमेरिका और इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की है। रूस ने तुरंत इन हमलों को रोकने की भी अपील की है।
नॉर्वे ने कहा है कि इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ एडे ने कहा कि इजराइल के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि संकट का समाधान कूटनीतिक तरीके से होना चाहिए। फ्रांस के रिएक्शन की अगर बातचीत करते हैं तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि इजराइल और ईरान तुरंत ये जंग रोके। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता युद्ध दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि हालात बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं और इस तनाव को तुरंत रोकना जरूरी है। अब सवाल यह है कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें क्या इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है? दुबई बुर्ज खलीफा वाले शहर में एक साथ ड्रोन्स का झुंड आसमान में और इंस्टॉलेशन को टारगेट करना, क्या ईरान बिल्कुल एक अलग मूड में है और वो एक लंबी जंग की तैयारी कर चुका है जिसकी आड़ पिछले काफी समय से हो रही थी, जिसकी तैयारी अमेरिका कर रहा था? मिडिल ईस्ट में मचे घमासान की जंग में क्या और देश भी आ सकते हैं? साल 2026 को शुरू हुए सोचिए बमुश्किल 2 महीने हुए हैं कि दुनिया में जंग के कई मोर्चे खुल चुके हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर बारूद बरसा रहे हैं तो ईरान भी पलटवार करने में देर नहीं कर रहा। हमारी सरहद से यानी जहां बैठे यहां से करीब 3000 किलोमीटर के फासले पर महासंग्राम छिड़ा है। और क्यों मिडिल ईस्ट के युद्ध को लेकर महायुद्ध की आशंका जताई जा रही है?